गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हमने पिछले क्लासेस में अपना लाइफ प्रोसेसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन है वो स्टार्ट किया था, है ना? और आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जब हमारे ब्लड के थ्रू और हमारे आर्टरीज के थ्रू, हमारे वेन्स के थ्रू हमारे जो हार्ट है वो पंप करते हैं, और इन ब्लड के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन किसका? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का, लाइक हॉर्मोन्स का, सॉल्ट का, मिनरल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो पहले हम एनिमल वाले पोर्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। ठीक है, चलो। तो हमने जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहला वाला पार्ट हमारा क्या था बेटा? सबसे पहला वाला हमारा पार्ट था कि ब्लड क्या होता है। 3 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी ब्लड, ब्लड वेसल्स, और लास्ट में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम ये तीनों कंपोनेंट को पढ़ लेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन। तो ब्लड के बारे में मैंने तुमको बताया था कि हमारे ब्लड एक्चुअल में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू जहाँ पे भी आता है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी हमारे ब्लड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब जो हमारे ब्लड होते हैं बेटा, उसमें 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है? तो उसमें सीरम्स पाए जाते हैं, है ना? वो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। और जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है ना, इसी प्लाज्मा में हमारे एक्चुअल में जो ब्लड सेल्स होते हैं ना बेटा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, चलो। तो ये प्लाज्मा के बारे में हो गया। अब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स क्या था? तो रेड ब्लड सेल को हम आरबीसीज या फिर उसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि रेड क्यू, वो रेड कलर का क्यू है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, है ना? और ये हीमोग्लोबिन में हीम होता है, आयरन कंटेनिंग ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है वो रेड होता है। लाइफ स्पैन उसका 120 डेज का होता है। और साथ ही साथ जो रेड ब्लड सेल होता है बेटा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया कि ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, है ना? उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो जो वाइट ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना? और जो डब्ल्यूबीसी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम क्या होता है? कि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो डब्ल्यूबीसी के जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो उसके जो सब डिवाइडिंग पार्ट्स होते हैं ना, तो वो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बना, तो कोई भी जब एंटीजन आकर के हमें अटैक करेगा तो हमें ये हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। कैसे प्रोवाइड कर रहा है बेटा? एंटीबॉडी बना करके, है ना? व्हाट अबाउट प्लेटलेट्स? तो प्लेटलेट्स क्या था? एक्चुअली प्लेटलेट्स में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, और उसी क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉटिंग मतलब क्या हो गया? जैसे मानो कभी भी क्या होता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, है ना? तो देखते हो ना, ब्लड फ्लो करने लगता है। अब क्या बेटा, ब्लड कंटिन्यू फ्लो करते रहता है? नहीं ना। अगर मानो कंटिन्यू ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? कुछ और ही हो जाएगा। तो हमारा ब्लड एक टाइम में आप क्या करते हो, उसको जब आप प्रेस करते हो ना ऐसे जोर से, तो आप देखना वो क्लॉट कर जाता है। क्लॉट मतलब क्या हो गया? आपका ब्लड फ्लो जो कंटिन्यू हो रहा था वो रुक जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। और ये क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ होते हैं? प्लेटलेट्स में होते हैं। आ गया समझ में? इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था, तो मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप दे दिया। चलो, अब आज के लेक्चर में हम अपने अनदर पार्ट मीन्स ब्लड वेसल्स को करने वाले हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या है बेटा? ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ऐसे समझ लो जैसे मानो तुमने नल ऑन किया है ना, तो नल ऑन करने के बाद पानी निकल रहा है। अब इसका एक नेटवर्क होता है ना, पूरा हमारे जो टेरेस पे जो टंकी होती है उससे वो पूरा पाइप का नेटवर्क है, उसी पाइप के थ्रू वो आपको पानी मिल रहा है जब आप नल ऑन कर रहे हो। तो पानी को आप ब्लड समझ लो, और जो वो पाइप है ना बेटा आपका, उसको आप ब्लड वेसल समझ लो। मतलब ब्लड वेसल्स क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क होता है, ठीक है? ब्लड वेसल्स आर चैनल्स that
कैरी ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ, यानी कि मानो लंग से, टिश्यूज से, हार्ट से, इधर से उधर, मतलब सारे हमारे सेल्स को चाहिए ब्लड, सारे टिश्यूज को ब्लड चाहिए। तो जो पूरा पहुँचाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स ये काम करते हैं। मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि मानो तुम कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, है ना, तो जो सामान है वो आपका अगर मानो ब्लड हो गया, तो आप तक कौन लेकर के आ रहा है, आप तक आपके जो डिलीवरी बॉय लेकर के आ रहे हैं बेटा, वो मानो आपके ब्लड वेसल्स हो गए, है ना। चलो, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप लाइक अ सर्किट दैट बिगिंस एंड एंड्स एट योर हार्ट। आपके हार्ट पे एंड होता है। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। आर्टरीज होता है, वेन्स होता है और कैपिलरीज होता है, जैसा कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, ठीक है। ये आर्टरीज है आपका बेटा, ये आर्टरीज के ब्रांचेज हैं जिनको हम एटीरोल बोलते हैं। ये वेन्स है, इनके जो ब्रांचेज हैं उनको हम वेन्यूल बोल रहे हैं। और आर्टरीज और वेन्स को जो लिंक करता है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, वेरी थिन ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वो होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज आर्टरीज, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, एंड कैपिलरीज क्या है। आर्टरीज बेटा जो है, आर्टरीज ये एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। बट मैं यहाँ एक्सेप्शन भी बताऊंगी, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, है ना। आप जानते हो कि जहाँ एक्सेप्शन, साइंस का मतलब ही क्या है कि एक्सेप्शन होना, सिंपल सा बात है कि एक्सेप्शन रहेगा ही साइंस में, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, आर्टरीज में भी, वेन्स में भी आपको मैं एक एक्सेप्शन बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जानोगे कि आर्टरीज का फंक्शंस क्या होता है, तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और बेटा ये क्या करता है, तो देखो, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ये क्या करता है, दूर लेकर के जाता है ब्लड को, ठीक है। अगर मानो हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हार्ट से दूर लेकर के जाने का काम कर रहा है ब्लड को, कौन, आर्टरीज कर रहा है। हमेशा याद रखोगे, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट, ठीक है। ए फॉर आर्टरीज और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। आगे देखो, टाइप ऑफ ब्लड, कैसे ब्लड को ये कैरी करेंगे, तो मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यही है एक्सेप्शन इसका, यानी कि सारे आर्टरीज ना बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वाइल पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला कि बेटा सारे आर्टरीज जो हैं, जो सारे आर्टरी हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। एक तो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से दूर लेकर के जा रहे हैं, दूसरा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। और नहीं तो बेटा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अब देखो, इसके जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्स क्या होते हैं, थिक होते हैं, यानी इसकी दीवारें, आर्टरीज की दीवारें कैसी होती हैं, थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं एंड मस्कुलर होती हैं, तो विथ स्टैंड हाई प्रेशर। और ये ना चूंकि अब दूर लेकर के जाता है, तो यहाँ पे जो ब्लड होती है, वो ब्लड क्या होती है, हाई प्रेशर के थ्रू आ रही है, ठीक है। इसके वाल्व्स होते हैं, इसमें जो वाल्व्स होते हैं, वो वाल्व्स बेटा आपको मैं बताऊंगी कि वेन्स में पाए जाते हैं, आर्टरीज में नहीं पाए जाते हैं, मीन्स नो वाल्व्स एक्सेप्ट नियर द हार्ट, ठीक है। और उसके बाद ब्लड फ्लो कैसा होता है, तो अंडर हाई प्रेशर होता है, आपको मैंने समझाया। एग्जाम्पल, अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी के एग्जाम्पल है अयोटा। अयोटा क्या है बेटा, अयोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, ठीक है। अयोटा क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी के बारे में आपको खास बात मैंने क्या बताया कि जितने भी हमारे आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रहा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। यानी तुम्हें मेजर पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जा रहा है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
है ना। और उसके बाद बेटा कि इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड मस्कुलर होते हैं। और फिर ये जो वॉल्व्स होते हैं वो वॉल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर व्हाट अबाउट कैपिलरीज, कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी। तो आ गया बेटा सबको समझ में कि आर्टरीज क्या होता है। अब वेन्स के बारे में देखो, वेन्स जो होता है ना, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। यानी कि वहां पे O2 रिच ब्लड कैरी हो रहा था, यहाँ पे CO2 रिच ब्लड कैरी हो रहा है। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे बेटा जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ये ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ये कहाँ कैरी करेंगे हम देखेंगे जब हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे एक सर्किट्स के थ्रू, तो वहाँ हम देखेंगे कि इन आर्टरीज का क्या काम है, इन वेन्स का काम क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, ये पल्मोनरी वेन का काम क्या है। अभी थोड़ा तसल्ली रखो, ठीक है। तो चलो, अब मैम ने तुमको क्या बताया कि ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गॉट इट, बिल्कुल क्लियर, आ गया समझ में। आर्टरीज में क्या थे, जितने आर्टरीज हैं वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, बट एक्सेप्शन कहाँ पे है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलो, अब उसके बाद इसके वॉल्स कैसे होते हैं बेटा, तो आर्टरीज के कंपेरिजन में ना थिन होते हैं और इलास्टिक तो ये भी होते हैं। यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होता है। अब वेन्स में बेटा क्यों वाल्व्स प्रेजेंट होता है मैं आपको समझाऊंगी। जैसे देखो, मानो वेन्स में वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होता है, इसका रीजन क्या है। मानो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो करके ये ऊपर की तरह जा रहा है, तो यहाँ पे ना वाल्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स क्या काम करते हैं, तो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, कि हमारा जो अगर ब्लड है वो ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो ऐसा हो सकता है ना बेटा वो फिर से नीचे की तरफ आ जाए, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, क्या वाल्व्स का काम होता है, प्रिवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब तुम पूछोगे ना कि मैम आर्टरीज में क्यों नहीं होता है, तो आपको मैं समझाऊंगी, जब आप इमेजेस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इवेंट्स में क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर में होता है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो वेना कावा और पल्मोनरी वेन हो जाएगा, ठीक है। वेना कावा जो होते हैं वो एक दो टाइप के होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा होते हैं, इन्फीरियर वेना कावा होते हैं, उनके वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। चलो, तो आर्टरीज के बारे में सब समझ आ गया, वेन्स के बारे में सब समझ आ गया। अब आर्टरीज और वेन्स को बेटा जो जोड़ने का काम करता है, जो दोनों को मिलाता है, जो दोनों को लिंक करता है, वो क्या होता है, वो कैपिलरीज होता है, ठीक है। सपोज ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, तो दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो दोनों को लिंक कर रहा है, वो क्या है, वो कैपिलरीज है। तो देखो इसका फंक्शंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को और गैसियस को एक्सचेंज करने का काम करता है। क्यों बेटा, क्योंकि ये बहुत थिन होता है ना, हम जितना इमेजिन नहीं कर सकते हैं उतना ये थिन होता है। अगर मानो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जैसे देखो ये अगर आर्टरीज है, ठीक है, ये आर्टरीज है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेन्स, ये वेन्स हो जाएगा, थोड़ा छोटा भी। तो अब कैपिलरीज क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैपिलरीज तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आर्टरी है, ये वेन है, तो ये तुम्हारा कैपिलरी है। यानी कि बेटा अगर ये थिक है तो उससे उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा थिन है, और ये बिल्कुल ही थिन है। क्या बेटा, कैपिलरी, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, वेरी थिन वन सेल थिक वॉल्स। और ये कैपिलरी सब कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम याद करो कि जो हमारा एल्वियोलाई था, है ना, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई जो था, एल्वियोलाई के पास एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा था। क्यों बेटा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे, और आपको मैम ने बताया था कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो वहाँ पे कैपिलरीज एक्चुअल में प्रेजेंट रहते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। और आपको मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि अभी तो तुम जान लो कि ये ब्लड वेसल्स में स्पेशली कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आगे मैं तुमको समझाऊंगी कि ये कैपिलरीज ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बेटा ये बिल्कुल थिन होते हैं और गैसियस एक्सचेंज करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, कनेक्ट आर्टरीज टू वेन,
दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, दोनों को लिंक कर रहे हैं। किसको लिंक कर रहे हैं? आर्टरीज को और वेन्स को लिंक करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं, ये तो आर्टरीज है, ये वेन्स है, कैपिलरीज कहाँ है, तो तुम क्या बोलोगे? मैम सिंपल, ये है कैपिलरी, है ना, ये है कैपिलरीज। और ये वेन्स के जो ब्रांचेज हैं इनको हम वेन्यूल बोलेंगे, और ये आर्टरीज के जो ब्रांच है इनको हम एटिरोल बोलेंगे। और उनको जो लिंक करने का काम कर रहा है वो क्या है बेटा? वो कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज के बारे में क्या याद रखोगे? कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, उसको एक्सचेंज करने का काम करता है। साथ ही साथ कैपिलरीज बहुत ही ज्यादा थिन होता है, वन, क्या देखो, 1 सेल थिक, उतना ये क्या होता है? थिन होता है। और ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे प्रेशर बेटा कैसा रहता है? तो मीडियम रहता है, ठीक है। हाई प्रेशर हमने कहाँ पे पढ़ा था? आर्टरीज में। लो प्रेशर हमने कहाँ पे पढ़ा था? वेन्स में। और यहाँ पे प्रेशर मीडियम है। चलो आप इसके कुछ डिफरेंसेस को देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, तो आर्टरीज के बारे में क्या है? अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेन्स क्या करेगा? ब्रिंग द ब्लड, वेन्स ना टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, टूवर्ड्स, यानी कि अगर मानो कि हमारा हार्ट है तो हार्ट से बहुत दूर भाग रहा है आर्टरीज, तो उसके बहुत क्लोज कौन रहना चाहता है? वेन्स रहना चाहता है। टूवर्ड्स द हार्ट यानी नजदीक, उसके नजदीक रहना चाहता है, ठीक है। कैपिलरीज, ब्लड फ्लो फ्रॉम एटिरोल टू कैपिलरीज एंड देन टू वेन्यूल्स, यानी ये दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है। काइंड ऑफ ब्लड आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे, बट एक एक्सेप्शन रहेगा बेटा कि पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो उसको कैरी नहीं करेंगे। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, मतलब वहाँ पे चेंजेस होगा, दोनों क्या होंगे? चेंजेस होंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। प्रेशर यहाँ पे हाई रहने वाला है, यहाँ पे लो रहने वाला है, और बेटा यहाँ पे एक्सट्रीमली लो रहने वाला है। ब्लड फ्लो कैसा होगा? तो यहाँ पे रैपिडली ब्लड फ्लो होगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा जर्क आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? ब्लड फ्लोज स्मूथली होगा विदाउट कोई जर्क के। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे भी कैपिलरीज में भी विदाउट कोई जर्क के ब्लड फ्लो स्मूथली होगा। अब उसके बाद ल्यूमेन, इसके नैरो होते हैं, वाइड और वेरी स्मॉल, ये सब मैं तुम्हें समझाऊंगी। वाल्व्स आपको पता है, मैम ने बताया है कि एट्रीज में एब्सेंट होता है और वेन्स में प्रेजेंट होता है और कैपिलरीज में भी एब्सेंट होता है। क्यों वाल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बेटा बैक फ्लो ऑफ द वॉट, या प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, उसको ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। लोकेशन मोस्टली डीप सीटेड, मोस्टली सुपरफिशियल, फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन्स, पूरे हमारे बॉडी में उसका नेटवर्क होता है, ठीक है। तो चलो, यानी कि हमने अपना पहला कंपोनेंट ब्लड के बारे में देख लिया। दूसरा कंपोनेंट हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स के बारे में देख लिया। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? हार्ट है, ठीक है। तो जो हार्ट है हमारा, ये हार्ट सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? ये बताओ। तुमको मैंने बताया था, जब लंग्स का हमने स्ट्रक्चर देखा था तब हमने बेटा आपको बताया था कि हमारे जो लेफ्ट लंग होते हैं उस लेफ्ट लंग में ही थोड़ा सा रेंट लेकर के वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट रहता है। यानी कि आप हार्ट के बारे में देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि द ह्यूमन हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और हार्ट क्या करता है बेटा? तो हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी पंप करने का काम करता है। ये पंप करता है ब्लड का, जिससे क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है। और ये बेटा आपको पता है ना, कार्डियक मसल्स इसमें पाए जाते हैं, तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। और इसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं 4 चैम्बर्स? तो देखो यहाँ पे 4 चैम्बर्स क्या है। लेफ्ट, देखो, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये इसके क्या है? ये इसके 4 चैम्बर्स है हार्ट के। और हार्ट जो है इसका साइज क्या होता है? देखो, द साइज ऑफ द हार्ट इज द साइज ऑफ अबाउट अ क्लेंज्ड फिस्ट ऑफ द सेम पर्सन। यानी इसका मतलब हो गया, ये देखो, यानी अगर तुम अपने हाथ के अपने ऐसे इसको तुम अगर अपने मुट्ठी को अगर ऐसे करते हो, ठीक है ना, ये आपका जो फिस्ट है, आपका जो फिस्ट का स्ट्रक्चर है, तो बस उतना ही वैसा ही दिखने वाला, उतना ही का बराबर, उतना ही छोटू सा हमारा क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। क्लेंज्ड फिस्ट के जैसा होता है।
उसके बाद आपके जो हार्ट होते हैं उस हार्ट में सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो देखते जाओ, एक एक चीज को हम देखते जाएंगे। यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये दोनों जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल वाले पार्ट हैं, दोनों को सेपरेट करने के लिए एक डिवाइडिंग वॉल्स होते हैं। उस डिवाइडिंग वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग वॉल्स को हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, या सेप्टा बोलते हैं। लिखते जाते हैं, चलो। डिवाइडिंग वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इन डिवाइडिंग वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ट में जो डिवाइडिंग वॉल्स होते हैं उनको हम सेप्टम बोलते हैं। ये जो हमारा हार्ट होता है ये एक तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बेटा हम बोलते हैं उसे, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स क्या होता है तो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। वेंट्रिकल इसका 4 चैम्बर्स होता है, लेफ्ट और आर। आ गया समझ में। द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट द स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन, यानी कि थोड़ा सा वो क्या होता है बच्चों, स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट होता है, ठीक है ना। इसीलिए थोरेसिक कैविटी आपको मैंने समझाया था, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे ये जो दोनों लंग्स होते हैं वहाँ पे वो लेफ्ट वाले लंग्स के थोड़ा सा नीचे में वहाँ पे वो प्रेजेंट था हार्ट, आप देखे थे लंग्स में, है ना। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ टफ 2 लेयर्ड नोन एज पेरिकार्डियम। इसी पेरिकार्डियम में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हार्ट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट राइट एंड लेफ्ट सेक्शन, यानी जो राइट और लेफ्ट सेक्शन जो सेपरेट होते हैं उनको हम सेप्टम या सेप्टा बोलते हैं। आ गया इतना बात समझ में। और ये तुमको मैंने क्या बताया कि आपके क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर इनका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स है बेटा। द अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, एग्जैक्टली। देखो क्या होता है, तुमको मेजर पॉइंट क्या मैम ने बोला याद रखने के लिए। एक तो तुम याद रखोगे कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। गॉट इट, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि जितने भी हमारे वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, बट जो हमारा बेटा पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। गॉट इट, क्लियर, ये भी समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ये दोनों पॉइंट में। अब तीसरा पॉइंट एक और याद रखोगे कि सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो अयोटा होता है, ये भी याद हो गया। यस मैम, ठीक है। उसके बाद बेटा सबसे लार्जेस्ट वेन क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट वेन जो होता है वो वेना कावा होता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, अयोटा होता है, और सबसे लार्जेस्ट वेन क्या होता है, वेना कावा होता है। मतलब ये तुम्हें कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, जो लार्जेस्ट आर्टरीज हैं, जो लार्जेस्ट वेन है, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे से आने ही वाले हैं, ये फिक्स ही है बेटा, ठीक है। चलो, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरह का एक्सेप्शन है, वही सेम वेन्स का है। तो अब उसके बाद देखो, ये जो तुम हार्ट देख रहे हो, ये जो तुम हार्ट देख रहे हो, इस हार्ट में सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा आयोटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरी हो गए, लेफ्ट में पल्मोनरी वेन्स हो गए, और फिर आपका इधर सेम पल्मोनरी, आपका क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया राइट वाला, और पल्मोनरी वेन्स हो गया आपका राइट वाला। उधर लेफ्ट वाले पोर्शन हो गए, इधर राइट वाले। इन दोनों को सेपरेट कौन करेगा बेटा, तो अयोटा करेगा। इनके बीच में कुछ वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, पढ़ेंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। बाइकस्पिड यानी 2 हैं, वो 2 ही क्यों है, ट्राइकस्पिड 3 ही क्यों वहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब हम पढ़ेंगे। आ गया इतना समझ में। अब आगे देखो, अगर ये समझ में आ गया तो वाल्व्स के बारे में देखो। ट्राइकस्फिड वाल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्या समझ आया, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के पास कौन प्रेजेंट रहेगा बेटा, आपका कौन सा वाल्व रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व रहेगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो समझोगे, देखो यहाँ पे तुम्हारा राइट एट्रियम है, ठीक है ना, राइट एट्रियम है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है बेटा, राइट वेंट्रिकल है। तो इनके बीच में जो वाल्व्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी यहाँ पे जो बेटा वाल्व्स प्रेजेंट रहेंगे, उन वाल्व्स को हम
ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, तो देखो बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो आपके लेफ्ट एट्रियम और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो मिट्रल वाल्व कुछ एक्स्ट्रा है, बाइकस्पिड वाल्व को हम बोलते हैं लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी हमेशा क्या याद रखोगे कि जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को जो जो उनके बीच में जो वाल्व प्रेजेंट रहेगा उनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, और जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगा उसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। ये भी तुम देख सकते हो, पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व, इतना ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में बस मेनली दो है, बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, क्या होता है। चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको समझ लो, हमने जो इतना अभी तक जो पढ़ा है ना वो बस इसको समझने के लिए पढ़ा है ना। चलो वो तो ऐसे हमारे सिलेबस में भी था, लेकिन अभी तक हमने जितना अपना स्टार्टिंग से देखा है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, ठीक है, फिर उसके भी आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, क्यों बेटा हमने पढ़ा, ताकि हम अपने हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म को समझ पाए। तो वर्किंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, इस लंग्स में मानो कैसे ब्लड आए, तो इस लंग्स में आपका आया मानो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन अब ब्लड के साथ मिक्स हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ पे, ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेगा। अब तुम बोलोगे वेन, तो याद करो बेटा एक्सेप्शन कि ऑल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्शन वाला आ गया, काम हो गया है ना। तो तुम्हारे पल्मोनरी वेन क्या करेंगे, O2 रिच ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ जाएंगे बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगे आपके लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ पे लेके जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएंगे, है ना, था ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स, तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में लेकर के जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से बेटा ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ पे जाएगा, याद रखोगे सबसे पहले लंग्स के पास आया, लंग्स के पास आया O2, है ना, अब वहाँ पे ब्लड वेसल्स थे तो आके O2 मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया, कैरी करने के बाद बेटा वो ला करके दे दिया लेफ्ट एट्रियम को। अब लेफ्ट एट्रियम बोला मुझे रख के क्या होगा, तो उसने बेटा दे दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा मेन एट्री था, और मेन एट्री क्या था बेटा, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट एट्री था उसको मेन एट्री बोलते हैं, जो कि अयोटा होता है। वो अयोटा अभी तक कौन से ब्लड कैरी हो रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ पे जाके देगा, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को दे देगा, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को O2 रिच ब्लड मिल गया। अब बेटा हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास CO2 भी होंगे, है ना, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड अब छोड़ देगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा O2 रिच ब्लड आया, ये O2 लेकर के बड़ा खुश हो गया। अब खुशी खुशी में इसने O2 लिया और इसने CO2 दे दिया, तो हमारा CO2 रिच ब्लड हो गया। यानी अब हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जो हमारा मेन वेन है, मेन वेन क्या था बेटा, वेना काबा था, और ये कैसा वेना काबा है, ये इन्फीरियर वेना काबा है ना। ये लोकेशन पे बेटा डिपेंड करता है। अगर वेना काबा मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊंगी, एक इमेजेस में बताऊंगी, तो वो सुपीरियर वेना काबा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये हमारा वेना काबा है तो ये इन्फीरियर वेना काबा हो गया, ठीक है। तो चलो देखो डबल सर्कुलेशन में वो भी देख लेंगे। तो बॉडी ऑर्गन्स के पास बेटा O2 रिच ब्लड, O2 आ गया, अब इसने CO2 दे दिया, ये CO2 रिच ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, मेन वेना काबा कैरी करेगा, यानी इन्फीरियर वेना काबा कैरी करेगा। इन्फीरियर वेना काबा बेटा कहाँ पे लेके जाएगा, तो इन्फीरियर वेना काबा सबसे पहले इसको राइट एट्रियम के पास लेकर के जाता है, ठीक है, किसके पास लेकर के जाता है, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दे देता है, और उसके बाद बेटा राइट वेंट्रिकल से ये जो हमारे ब्लड हैं, ये ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास चले गए,
है ना। और लंग्स के पास फिर क्या हुआ, वो जो CO2 है वो लंग्स के पास चला गया, फिर लंग्स ने क्या किया, उसको दे दिया अपने एल्वियोलाई को, फिर उसके बाद आपका जो भी था ब्रोंक्यूल्स था, ब्रोंकाई था, ट्रैकिया था आपका, फिर फेरिंग्स था, लैरिंग्स था, नेजल कैविटी है, और आपके नेजल कैविटी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो जो CO2 है वो मेनली बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ब्लड, और फिर आपका वो ब्लड जो है वो फिर से प्यूरिफाई होने लगेगा। आ गया समझ में तुमको? तो चलो देखो एक बार और समझो इसको। सबसे पहले मानो तुमने O2 लिया, O2 लेने के बाद आपके लंग्स तक O2 पहुंचे, ठीक है। अब आपके लंग्स के पास ब्लड वेसल्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने O2 लिया, और O2 लेने के बाद कौन सा ब्लड वेसल बेटा इंतजार कर रहा है, पल्मोनरी वेन, ताकि उसको कैरी करे। पल्मोनरी वेन ने आया O2 रिच ब्लड को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट एट्रियम को दे दिया। अब लेफ्ट एट्रियम बड़ा खुश, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा बड़ा आसानी से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जब आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा पल्मोनरी मेन एट्री से मिलेगा, यानी अयोटा से मिलेगा, और अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के बाद ला करके बॉडी ऑर्गन्स को दे देगा, यानी हमें दे देगा, हमारे टिश्यूज को दे देगा। अब हम बड़ा खुश हो गए O2 को लेकर के। फिर ये जो बॉडी ऑर्गन्स ने CO2 को दिया, अब हमारा CO2 रिच ब्लड हो गया। CO2 रिच ब्लड को हमारा मेन वेन जो है, वेना काबा जो है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के बेटा कहाँ पे जाएगा, तो याद रखना हमेशा ऐसे नहीं करना कि पहले राइट वेंट्रिकल कर दोगे, वो राइट एट्रियम के पास लेकर के जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा बेटा, और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को दे देगा, है ना। और वो क्या करेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, और फिर हमारा ब्लड जो है फिर से प्योरीफाई होने के प्रोसेस में लग जाएगा। आ गया तुमको समझ में? अब इतना जो हम करते हैं ना बेटा, तो इस टाइम में क्या होता है, ये हमारा ट्वाइस प्रोसेस हो जाता है, 2 बार यही सेम प्रोसेस हो जाता है। आगे मैं तुमको समझाऊंगी। तो एक्चुअल में इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग होते हैं बेटा, हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, या हम डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आई थिंक सारे बच्चे को ये समझ आ गया होगा, और तुम बार बार इसको ना प्रैक्टिस करोगे। तुमको तुम्हारा एग्जामिनर ये टेस्ट नहीं करने बैठा है कि तुम हार्ट का कितना अच्छा डायग्राम बना पा रहे हो, नहीं बेटा। तुम्हारे वर्किंग ऑफ द हार्ट में अगर आएगा, आपका वर्किंग ऑफ हार्ट इसका मैकेनिज्म आएगा, तो आपको ये सब क्लियरली दिखाने से मतलब है। ये लंग्स आप यहाँ पे दिखा दोगे, पल्मोनरी वेन, यानी जो भी आपको ये डायग्रामेटिकली, जो भी आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू जितना आप अच्छे से क्लियरली आप दिखा पाओगे, उतना आपका कॉपी रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उतना आपके जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं वो उतना इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे, और जितना इजीली वो अंडरस्टूड कर पाएंगे, आपको मार्क्स मिलने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। आ गया समझ में? एक बार मैं और रिपीट कर दूं बेटा। लंग्स के पास आया, लंग्स से जो O2 रिच ब्लड है, पल्मोनरी वेन ने उसको कैरी किया। पल्मोनरी वेन जो है, आपको पता है कि लॉजिकली यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए, बट मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सेप्शन याद रखोगे। और ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम को देगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा बेटा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा जो मेन एट्री है, यानी जो अयोटा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी ऑर्गन्स को दे दिया। बॉडी ऑर्गन्स को दे देने के बाद गिफ्ट में कुछ तो मिलेगा, है ना। तो रिटर्न गिफ्ट हमें CO2 वाला ब्लड मिल गया, यानी जो हमारा रिटर्न गिफ्ट है, वो रिटर्न गिफ्ट हमारा जो इंफीरियर वेना कावा है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, और वो राइट एट्रियम के पास लेकर के जाएगा। राइट एट्रियम भी रिटर्न गिफ्ट नहीं रखने वाला है, वो राइट वेंट्रिकल को दे देगा, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है। पल्मोनरी आर्टरी से एज इट इज फिर लंग्स के पास चलेगा, ठीक है। तो चलो अब ये आ गया समझ में। आगे देखते हैं बेटा हम कि हमारा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, डबल सर्कुलेशन रिफर्स टू अ सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। यानी जो हमने एक कंप्लीट साइकिल किया ना बेटा, तो यहाँ पे ना हमारे थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हमारे हार्ट के पास जो ब्लड है वो इतना ही देर में 2 बार वहाँ पे गया, 2 बार प्यूरिफिकेशन होने के लिए गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन हुआ। और डबल सर्कुलेशन बेटा जो शो करेगा ना, उसके हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे। अब आप बोलोगे मैम फिर और क्या होता होगा, 3 चैम्बर भी होता होगा, 2 चैम्बर भी होता होगा। एग्जैक्टली होते हैं, 2 चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, सिंगल सर्कुलेशन वो फॉलो करेगा, सिंगल सर्कुलेशन शो करेगा वो ऑर्गेनिज्म। This system is found in birds and mammals, and it involves
टू मेन सर्किट्स, हमारे पास दो सर्किट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट और दूसरे को बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, या सर्किट। क्या है, पहला हमारा है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा क्या है बेटा, सिस्टमेटिक सर्किट, ठीक है। पल्मोनरी सर्किट क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, ध्यान से याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी क्या वाला तुमको याद रखना है कि जब जो मेन आर्टरी जो है, अयोटा जो है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी को दे दिया, ठीक है, वहां से इमेजिन करोगे तो हमारे बॉडी ने अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना स्टार्ट किया। हमारे बॉडी से जब इंफीरियर वेना कावा आया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी से इज पंप्ड टू द लंग्स थ्रू द, यानी कि वहां से लंग्स के पास गया थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, है ना। चलो एक बार मैं तुमको दिखाते जाती हूँ बेटा, क्या बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया, ठीक है, गॉट इट, इतना क्लियर हुआ सबको। अब उसके बाद क्या है, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वेयर इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और वहां पे वो ऑक्सीजनेटेड होगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन रिटर्न्स टू द हार्ट वाया द पल्मोनरी वेन, और फिर वो क्या होता है, आपको पता है कि जब यहाँ पे गया, यहाँ पे आने के बाद CO2 यहाँ से चला गया, फिर वो ब्लड प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होने के बाद वो पल्मोनरी क्या हो जाएगा बेटा, तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हार्ट वाया द पल्मोनरी वेन, हार्ट के पास पल्मोनरी वेन के थ्रू हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम दूसरा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पल्मोनरी सर्किट में क्या हुआ कि देखो जैसे हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक आया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये हार्ट से हमारे सिस्टमेटिक सर्किट के थ्रू हमारे बॉडी के पास आया, बॉडी से फिर से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास दे गया, देखो फिर से प्यूरिफाई हुआ, और प्यूरिफाई होने के बाद फिर क्या होगा, ये हमारे लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो इतना ही देर में ये प्रोसेस जो 2 बार हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। क्या हम बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। यानी डबल सर्कुलेशन में कितने टाइप का सिस्टम आता है, कितने टाइप का सर्किट आता है, पल्मोनरी सर्किट और दूसरा क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्किट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट to the rest of the body through the aorta and its branches. Deoxygenated blood returns to the heart. अब deoxygenated blood returns to the heart by the vena cava. आ गया समझ में, जो ये वाला प्रोसेस है बेटा ये हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, और ये वाला हमारा क्या है बेटा, ये वाला है हमारा पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। चलो अब इतना अगर सबको समझ में आ गया तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। चलो BP, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज एज योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। यानी बेटा ब्लड प्रेशर, जैसे ये थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आपके बुक्स में थोड़ा सा इसके बारे में दिया है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो मैं आपको समझा दे रही हूँ। ब्लड प्रेशर का मतलब हो गया कि आपके जो आर्टरीज हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज एज योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है बेटा, देखो इट्स मेजर्ड यूजिंग टू नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स में हम इसको करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि द प्रेशर व्हेन योर हार्ट बीट, जब तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक क्या होता है, द प्रेशर व्हेन योर हार्ट इज एट रेस्ट, तो तुम्हारा जब हार्ट बीट कर रहा है ना तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और जब तुम्हारा हार्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो जब वो रेस्ट पे रहेगा, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे रिलैक्सेशन होता है, तो जब रेस्ट पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। आ गया समझ में। अब देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है जनरली किसी भी इंसान का, तो आपको पता है 120/80 होता है, ठीक है। तो 120 इसका क्या होता है बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। mmHg इसका यूनिट हो गया, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर देखो क्या है, दिस इज द हायर नंबर इन अ ब्लड प्रेशर रीडिंग एंड रिप्रेजेंट्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्ड ब्लड, ठीक है।
जब आपकी जो आर्टरीज हैं उनका प्रेशर्स को हम एक तरह से काउंट कर रहे हैं, और जब वो हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया, लोअर नंबर, एंड रिप्रेजेंट्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज एट रेस्ट, जब हमारा हार्ट रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका बेटा कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं, है ना, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है, कैसे हम बोलते हैं 120/80 है, सपोज मानो किसी का कम हो गया तो बोलेंगे 110/80 की जगह 70 कर सकते हैं, या मानो 80 की जगह हम 60 कर सकते हैं, 120 की जगह हम 110 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। तो ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हर इंसान का ब्लड प्रेशर फिक्स रहता होगा, फिर हम बोलते क्यों है बीपी हाई, बीपी लो, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई। तो बेटा इसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसका मेजर कर पाते हैं, इसको चेक कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज मेडिकली, यानी मेडिकल टर्म में जब बेटा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपर मीन्स हाई, हाइपो मीन्स लो। हाइपर मीन्स हाई, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, और हाइपो मतलब क्या हो गया, लो ब्लड प्रेशर रहेगा। आगे सबको समझ में। नेक्स्ट है बेटा, चलो अब यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, यहाँ पे भी वेसल्स होते हैं, यहाँ पे भी टिश्यूज होते हैं, एंड ऑर्गन्स डेट कॉम्प्लीमेंट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर में होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। इट हेल्प्स मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाय कलेक्टिंग एंड रिटर्निंग excess fluid and waste from tissues to the blood stream and also plays a crucial role in the immune system। यही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना बेटा, इसका इम्यून सिस्टम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लूइड्स होते हैं इसके। देखो हमारे बॉडी में दिख रहे हो ना, ये पूरा आपको लिम्फ वेसल्स दिख रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, बोन मैरो दिख रहा है। बोन मैरो आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो मेनली बोन मैरो में बनता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, और स्पेशली कहाँ पे बनता है बेटा, तो स्पेशली वो रेड बोन मैरो वाले पार्ट में बनता था जो स्पॉन्जी पार्ट था, है ना। लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, थाइमस भी एक तरह का ग्लैंड होता है, ठीक है ना, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। स्प्लिन, आपको स्प्लिन के भी बारे में मैंने बताया था कि जब आरबीसीज हमारे डेड हो जाते हैं तो उन आरबीसीज को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसके लिए एज अ लाइसोसोम वो काम करता है। तो ये जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, इस लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहला कंपोनेंट आता है बेटा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, तो देखो अ क्लियर और स्लाइटली येलोइश फ्लूइड होता है डेट इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा भी पता है ना आपको, येलोइश लिक्विड था, आपको मैम ने समझाया था 55% ऑफ द जो हमारा ब्लड का पार्ट होता है, बट विदाउट रेड कलर सेल्स। लेकिन यहाँ पे रेड वो नहीं रहेंगे, ठीक है, एंड मोस्ट वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन कुछ यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स होंगे। और बेटा याद करो ना, वाइट ब्लड सेल्स भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, ये भी हमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो इट कंटेन लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने तुमको क्या समझाया था कि वो एंटीबॉडी बनाते हैं, दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी। उसके बाद आपका आता है लिम्फेटिक वेसल्स। तो वेसल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड तो बन जा रहा है, लेकिन उस ब्लड में ही जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जितने भी ब्लड एज अ कैरियर काम कर रहा है, उसको उसमें मिक्स करके और पूरे ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, पूरा इधर से उधर करने का काम कर रहे हैं। हार्ट बस अपना पंप करने का काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही बेटा ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, दीज आर थीन वॉल्ड वेसल्स डेट कैरी लिम्फ। लिम्फ को कैरी करेगा थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में, रिजेंबलिंग वेन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये बेटा वेन से मिलता जुलता है स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट फिल्टर करने का काम करेंगे, किसको, लिम्फ, एंड कंटेन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को। दे आर लोकेटेड अलोंग द लिम्फ वेसल्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स
स्प्लीन है, टॉन्सिल है, एडेनोइड्स है एंड थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स है, मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है बेटा, तो ये फ्लूइड बैलेंस हमारे बॉडी में बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो देखो लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ, रिमूविंग पैथोजेंस एंड डेब्रिस, यानी जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी पैथोजेंस अटैक हमें कर रहे हैं, उनका डेथ हो गया है, तो वो सबको क्या करेगा, वो सबको ये फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट विद इन द लिम्फ नोड्स हेल्प इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट दिस थ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद फैट एब्जॉर्प्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि फैट को एब्जॉर्ब करता है। अब जब लिम्फेटिक सिस्टम हमने देख लिया, हमने सर्कुलेशन सिस्टम देख लिया, हमने ये देख लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो अब बेटा हम ये देखेंगे कि व्हाट अबाउट अनदर एनिमल्स, है ना, व्हाट अबाउट वर्टिब्रेट, व्हाट अबाउट पाइसेस, व्हाट अबाउट एम्फीबियंस, व्हाट अबाउट रेप्टाइल्स। एंड हम अपने बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, मैमल्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, है ना, जिनके पास, आपको पता है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्चुअल में ये एक तरह से इवोल्यूशन में भी हम बाद में पढ़ते हैं। जब तुम जाओगे ना, जब तुम्हें जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी ऑनर्स वगैरह तुम करोगे, हायर क्लासेस में जब जाओगे पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में इवोल्यूशन कुछ इसी सिक्वेंसेस को देखते हुए हुआ है, ठीक है। ये हम क्यों बोलते हैं कि पहले पाइसेस है, देन उसके बाद एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एप्स है, फिर मैमल्स हैं, ठीक है। एप्स एक्चुअली बर्ड्स होता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे जो फिशेस होती हैं उनके पास 2 चैम्बर हर्ट होते हैं, यानी उनके हर्ट में 2 चैम्बर होता है, ठीक है ना। तो बेटा इनके हर्ट में 2 चैम्बर है, तो ये कैसा टाइप का सर्कुलेशन शो करेगा, बेटा ये शो करेगा सिंगल सर्कुलेशन। किस टाइप का बेटा, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। फिश का साइंटिफिकली नेम क्या है, इसे हम पाइसेस भी बोलते हैं। अब हो गया एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर हैं, तो ये कैसा बेटा शो करेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसा शो करेगा बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स किस तरह का सर्कुलेशन शो करेगा, तो चूंकि इसके पास भी 3 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, तो दे शोज ऑल्सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे जो आपके रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स सारे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा है बेटा जो आपका क्रोकोडायल है ना, क्रोकोडायल, ये क्रोकोडायल के पास एक्चुअली में 4 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होते हैं। कितना होता है, 4 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को शो करते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। आ गया समझ बेटा, चलो। और फिर है बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। बर्ड्स को हम साइंटिफिकली ना, कहीं कहीं तुम देखना एव्स भी होगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले जो भी बुक्स वगैरह होंगे तुम्हारे रेफरेंस बुक, तो एव्स भी दे सकता है। तो एव्स बेटा कैसा शो करता है, डबल सर्कुलेशन, यानी इसके भी हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। एंड मैमल्स भी कैसा करता है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर होने के लिए जब वो हार्ट के पास 2 बार जा रहा हो, 2 बार का चक्कर लगा रहा हो, तो हम उसे डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्किट होता है, सिस्टमेटिक सर्किट होता है, ठीक है। चलो आ गया समझ में। उसके बाद अब तुम्हारा यहाँ पे मैं आज के लिए कर रही हूँ एंड। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमने जितना भी पढ़ा है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसलिए मैंने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं किया, उसके पीछे रीज़न है बेटा, हर काम रीज़न से होता है। क्यों, देखो अब तुमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, है ना, तो ब्लड के बारे में कितना बहुत कम था ना, ब्लड के टाइप्स कितना होते हैं, तो वो आपके माइंड में ना एक ही बार जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार में बहुत क्लियरली आपके माइंड में पूरे फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट मिक्स हुए हैं, है ना। हमने ब्लड के बारे में तो देख चुका था, ब्लड वेसल्स हमने देखा, हार्ट के बारे में हमने देखा, वर्किंग ऑफ हार्ट हमने देखा, डबल सर्कुलेशन सिस्टम हमने देखा, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम हमने देखा, फिर हमने देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में किसके पास कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, कौन कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट हमारे चूंकि बेटा मिक्स हो गए हैं, तो अब आपका काम क्या है कि एक तो पहले वेल
क्लियर, एकदम अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम्स बनाते हुए, फ्लो चार्ट बनाते हुए तुम अपने नोट्स को अपडेट कर लोगे। जैसा कि मैं तुम्हें डे फर्स्ट से बोल रही हूँ कि नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। जो हमारा खुद का नोट्स होता है ना, उसको जब हम लास्ट टाइम में पढ़ते हैं ना, तो सारे टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होते हैं, खुद का हमारा लिखा हुआ होता है ना। जब आपका हाथ लिख रहा होता है तो वो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं वो सारी जो ये होती हैं टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आपके माइंड में भी सेट हो जाती हैं। तो अपना हमेशा नोट्स बनाया करो, है ना। लास्ट में तुम अगर ये सोचोगे कि मैम कोई बात नहीं, इससे जेरोक्स करके ले लेंगे, वो दोस्त से ले लेंगे, उसने बड़ा अच्छा लिख रखा है, जिस भी राइटिंग में जो भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो दोस्त को देकर लेके नहीं जाओगे, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन तो खुद से दोगे। तो उससे अच्छा है कि अभी से नोट्स बनाने लग जाओ सारे। तुम क्वेश्चंस के लिए चलो कोई नहीं, उसके लिए तुम जेरोक्स निकलवा सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस है उसको तुमने मानो एमसीक्यू क्वेश्चंस को तुमने लगा लिया, डीपीपीज जो भी आपको मिलते हैं तो उसके लिए आपने मानो उसको आपने टिक कर लिया। लेकिन बेटा हमेशा जो भी आपका टू द पॉइंट, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को स्किप कभी भी नहीं करो कॉपी में। उसको क्या करो, बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल सिस्टमेटिकली और डायग्रामेटिकली कोशिश करो, उसको फ्लो चार्ट के थ्रू हमेशा बनाया करो, उसको अपडेट करो, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या है आज के लिए, हमेशा मैं आपको लास्ट में जाने टाइम में एक होमवर्क देती हूँ, है ना। होमवर्क क्या रहता है कि नोट्स को अपडेट कर लोगे आप, और साथ ही साथ आपका जो भी अभी तक का आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपको बैक लेक्चर में जाकर देखने का जरूरत है, तो उसको भी देख के, मतलब कि आपके कॉपी में भी अपडेट होना चाहिए और अपडेट यहाँ भी होना चाहिए, है ना। यहाँ मतलब क्या है, दिमाग, है ना। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि मैम हमारा दिमाग तो यहाँ पे नहीं है, हमारा दिमाग तो घुटनों में है, ये बात नहीं मैं सुनूंगी। सबके माइंड में और सबके कॉपी में ये बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, ठीक है। पहला बात ये हो गया। अब तुम अपडेट कर लोगे तो फायदा क्या होगा, तो बेटा इसका बेनिफिट्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो वो क्वेश्चन तुम्हें करने में बड़ा मजा आएगा, है ना। अभी तुम इसको सारे नोट्स को अपडेट कर लोगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करते हुए अपने जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि मैं ब्लड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रखने वाली हूँ, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये सर्कुलेशन सिस्टम है, सिंगल, डबल, पाइसेस, फिशेस के अंदर में कैसी हो रही है, एफ्स के अंदर में कैसे हो रही है, लिम्फेटिक सिस्टम, वर्किंग ऑफ हार्ट, और उसके बाद बेटा हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बड़ा इंटरेस्टिंग, लास्ट वाला हमारा पार्ट होगा लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रीशन पार्ट होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसके बाद फिर तुम जो भी बोलोगे, तुम कमेंट में लिख के बताना कि तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशंस चाहिए या तुम्हें PYQs चाहिए, जैसे भी तुम्हें बेटा जो भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, कहीं भी तुमको अगर कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो तुम मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।